तो उत्तराखंड के मदरसों को ज़कात के तौर पर कितनी रकम मिलती है, फिलहाल मदरसा बोर्ड के पास इसका कोई डेटा नहीं है। बोर्ड के नए सदर बिलाल उर रहमान ने एक नई बहस शुरू की है और उनका कहना है कि ज़कात का कितना पैसा आता है सारे मदरसों के पास अभी ये भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये जरूर है कि मदरसों में ज़कात के तौर पर बड़ी रकम आती है, इसके लिए ऑडिट कराने की जरूरत है। और यहीं से हमारी बहस शुरू होती है कि क्यों ना इसको पूरे देश पर नाफिज किया जाए, सिर्फ उत्तराखंड की बात ना हो बल्कि मुल्क भर में ऐसा हो, ताकि मदरसों का काम भी साफ शफाफ रहे और जो बच्चे वाकई वहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं उनको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, जितनी फंडिंग हो रही है उसके मुताबिक मिल भी रही है कि नहीं, या दूसरों की दुकानदारी चल रही है, इस पर बात होनी चाहिए, गंभीरता से बात होनी चाहिए। हो सकता है इसमें कुछ लोगों को तकलीफ हो जाए, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाए, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और फिर ये इल्जाम भी लगाते हैं कि मौजूदा हुकूमत कहीं ना कहीं हमारे मामलों में इंटरफेरेंस करना चाहती है, वो शरीयत पे घुसना चाहती है, वो मजहब में दखलंदाजी करना चाहती है, वो सीधे तौर पर हमारे मामलों में दखलंदाजी करना चाहती है। ये सवाल जब यासिर जिलानी साहब से हम पूछे तो कह रहे हैं हम पॉजिटिव दखलंदाजी करना चाहते हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा मोहित साहब, मैं मोहित साहब के पास जी मैं आ रहा हूँ मैं मोहित साहब के पास जरा जानना चाहूंगा। यासिर जिलानी साहब ने देखिए जो जियाई साहब कह रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद का उन्होंने सीधा नाम लिया, मैं तो नहीं लेना चाह रहा था लेकिन उन्होंने सीधा लिया तो मैं चूंकि लेने के लिए मजबूर हूं। सीधे तौर पर वो अपना हुकूमत को बताते हैं, लेकिन दारुल उलूम देवबंद सीधा बताता है। वो छोटे छोटे मदरसे जो कस्बों में गांव में चल रहे हैं उनकी फंडिंग के सोर्स क्या है और उनका जो पैसा आ रहा है वो वाकई बच्चों पर खर्च हो रहा है कि नहीं, ये कौन क्लियर करे? उन्हीं के देखरेख में चल रहे हैं। जो इनका सवाल था, जितना मैं समझ पाया, आप कितने मुतमईन हैं, आप कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, इसमें दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट आई हैं। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, यासिर साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही है, जो इस वक्त सारे मदरसों में इसका नफाज होना चाहिए अपने तौर पर। एक बात उन्होंने कही कि जो भी मुजाहिदीन आज़ादी हिंदुस्तान में रहे हैं उनकी तारीख पे हम लोग हमेशा, इंक्लूडिंग मी, मतलब हमेशा ये बात होती रही है कि मुसलमानों के मुजाहिदीन आज़ादी के नाम नहीं लिए जाते हैं, कि मौलाना हसरत मोहानी है या ब्रिगेडियर उस्मान है, जितने भी इन लोगों ने जो देश की आज़ादी में चाहे वो कारगिल में हिस्सा लिया उनके नाम नहीं लिए जाते हैं। तो एक अपनी भी ज़ाती जिम्मेदारी हम अहले मदारिस की भी बन जाती है। अगर कोई और नहीं ले रहा है तो कम से कम मदरसों में उनकी तारीख पढ़ाई जाए, सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए और उनकी तारीख से नस्लों को आगाह किया जाए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो सवाल जिलानी साहब ने उठाया है मदरसों के ऊपर, यानी कि दारुल उलूम देवबंद, इसमें दारुल उलूम देवबंद ले लो, जमीयत ले लो, जमातें, जितनी भी तंजीमें हैं लगभग उनसे मुंसलिक होकर के छोटे छोटे इदारे बहुत सारे चलते हैं। आप हरियाणा से लेकर के वो यूपी तक और बिहार तक चले जाइए, इधर असम में चले जाइए, नॉर्थ के बहुत सारे एरिया में बहुत सारे मदरसे चलते हैं। तो संजीदगी से मैं तो इस पे यही कहूंगा कि हुकूमत खुद भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन सर, जब ऑडिट होगा ना तो सोर्स बताना पड़ेगा। ये बताइए कि सोर्स बताएंगे कि नहीं? मैं वही कह रहा हूं ना कि जब ये बात आएगी, ऑडिट की बात आएगी, हिसाब की बात आएगी, जवाबदेही की बात आएगी, तो वो भी तमाम इदारे, छोटे छोटे इदारे, बड़े बड़े इदारे उसमें हिस्से में आएंगे, शामिल होंगे, जो एक तंजीम के तहत चलते हैं, जिनको हम ज़ैली इदारे कहते हैं, कि एक बड़ा इदारा होगा और इस इदारे के तहत बहुत सारे छोटे छोटे इदारे चलते हैं। तो उस जवाबदेही में वो भी आएंगे। और ये सवाल बिल्कुल जरूरी है। मेरे ख्याल से इस सवाल से ज़ियाई साहब को भी क्या कहते हैं, एतराज नहीं होगा कि ये छोटे मदारिस भी उसमें आएंगे, बड़े मदारिस भी आएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ मदारिस नहीं, चैरिटेबल ट्रस्ट से चलने वाले जो भी इदारे हैं सारे उसमें आएंगे। और इसमें एक चीज और, यासिर भाई की मौजूदगी में मैं कहूंगा कि हुकूमत ने जिस तरीके से सबका विश्वास की जो पहल की है, चाहे वो 2014 के बाद सबका विकास की बात की हो, चाहे 2019 की शुरुआत से सबका विश्वास की बात की हो, मुझे पॉजिटिविटी इसमें ये दिख रही है और उम्मीद ये दिख रही कि जिस तरीके से अक़लियतियों के साथ, मैं कभी कभी ये भी कहता हूं कि मोदी जी ने पिछले 5 वर्षों में और इधर 2019 की जो शुरुआत हुई है वो दो ही लोगों पर उन्होंने ध्यान दिया है, या तो मुसलमानों पे दिया या दलितों पे दिया है। आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी तादाद उठा करके आप देख लीजिए तो वो 50% से ज्यादा ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो दलित में से, निचले तबके से आते हैं। और ऐसे ही चाहे वो मदरसा मॉडर्नाइजेशन का मामला हो या क्या कहते हैं आपका ट्रिपल तलाक की जो बात चल रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात चल रही, वजीफे की बात चल रही है, तो अब सबका विश्वास की जब बात आ रही है तो एक डायलॉग डेवलप होना चाहिए। मुस्लिम इंटेलिजेंसीज में भी इस चीज को बैठकर होना चाहिए कि जो भी पॉजिटिव इकदामात किए जाएं या उसके चाहे ऐलानात होते हों, वो उस पर जो है थोड़ा सा मुस्बत
अंदाज में सोचना चाहिए। ये और बात है कि खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी के साथ एक दुर्भाग्य ये है कि वो कोई अच्छा इकदाम करना चाहते हैं तो उनका अपना ही, चाहे वो पार्टी हो चाहे मंत्रिमंडल हो, कुछ ऐसे बयानबाजियों में आ जाते हैं कि उनकी तमाम स्कीमों पर पानी फेर देते हैं। लेकिन मसला जो अभी यहाँ चल रहा है वो अहम है। ऑडिट जहां तक की है होनी चाहिए, जवाबदेही हो। यासिर भाई की इस बात पर और मंजूर ज़ियाई साहब की बात पर मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि इन्होंने सीधे दारुल उलूम देवबंद की बात कही। शायद यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि यासिर साहब का जो सवाल है वो दारुल उलूम पर नहीं है। दारुल उलूम के तहत जो छोटे हजारों सैकड़ों मदरसे चल रहे हैं या दूसरी तंजीमें हैं, जमीयत के चल रहे हो, जमात इस्लामी के उनसे एफिलेटेड हैं, उनसे जो एफिलेटेड, जैसे मैं कहीं भी आप जाइए तो उसमें लिखा होता है कि ज़ेरे एहतमाम या ज़ेरे सरपरस्ती या ज़ेरे सदारत, बहुत सारे ऐसे मदरसे चलते हैं। क्योंकि वो बड़े से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो उनकी अहमियत बढ़ जाती है। तो उनका भी है, ऑडिट आ जाए फिर उसके हिसाब से हुकूमत इस बात की भी हमारे साथ हमारी कौम फिरकों में बटी है तो फिक्र की भी बात रहती है कि कौन सी फिक्र के मदरसे हैं अलग-अलग। नहीं, फिक्र को यहाँ पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप आइडियोलॉजी और मसलक और उसकी बात न कीजिए। जब आप मतलब हुकूमत से खास तौर से तो मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि वो मजहबी और मसलकी एतबार से वो सामने आए। वो मुसलमानों के ताल्लुक से जब अल्पसंख्यक की बात कर रही तो उसी पर वो कायम रहे और उसी के फरोग की वो बात करें। यहाँ पर जो जैसे कि ये जो टॉपिक नहीं देखिए सर, ऐसा है ना, ये भी एक सच्चाई है इस देश की मदरसों की कि अलग अलग फिक्र के मदरसों को अलग अलग जगह से बाहर से भी फंडिंग होती है। नहीं, वो किसी को कतर से हो रही है, किसी को सऊदी से हो रही है, सऊदी हो, कतर हो, ईरान हो, फिक्र का भी बहुत फर्क पड़ता है। फिक्र नहीं, फिक्र का फर्क पड़ता है सर। भाई किसके पास कितना आ रहा है आपकी ऑडिट में तो आ ही जाएगा ना। वो किस फिक्र का आ रहा है वो आपको, मुझे लगता है हुकूमत की नजरें बहुत खुली हुई हैं और हमसे और आपसे ज्यादा बहुत फर्क पड़ता है कि किससे पूरी एक विचारधारा तैयार होती है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं उसमें आ जाएगा। आप अगर फिक्र वाइज करेंगे कि भाई इस फिक्र का मैं चेक करूंगा, इस मसलक का करूंगा, इसका नहीं करूंगा, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जब आप चेक कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि किस फिक्र का है और किस फिक्र का नहीं है। एक गुजारिश आपके माध्यम से यासिर भाई की मौजूदगी में कि जब अल्पसंख्यक की बात हो तो सिर्फ मदरसे ही ना हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि उसमें सिर्फ 4% लोग पढ़ते हैं यासिर भाई जो मदरसे में है, ठीक है। जब तालीम की बात हो, तरक्की की बात हो, रोजगार की बात हो, उनको मेरे से जोड़ने की बात हो तो उन 96% लोगों का भी उसमें ख्याल रखा जाए। उसके क्या सूरतें हो सकती हैं, बड़े दिमाग है लोगों के पास, हुकूमत के पास, मिल करके उनके लिए, उनके फायदे के लिए, मतलब जो बाकी संस्थान चल रहे हैं यासिर जिलानी साहब, उस पर उसका भी प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए। देखिए खासतौर से अजहरी जैसे युवा जो हमारे बीच में प्रोग्रेसिव मुस्लिम समुदाय से आ रहे हैं, इनकी सोच बेहद शानदार है और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सोच को आप बरकरार इसी तरीके से आगे रखिए और आगे बढ़ाइए। क्योंकि ये सरकार का जो मूल मंत्र है, मैं आपको बता दूं, आप 4% बच्चों की जो मदरसों की बात कर रहे हैं, हम उस पर ज्यादा गौर फिक्र इसलिए कर रहे हैं कि वो बिल्कुल पिछड़ गए थे। आप यकीन करें कि 96% लोगों के लिए आप इस सरकार की जज्बात को देखिए, संजीदगी को देखिए कि जो पहला दिन है मोदी 2 साहब, मोदी 02 का, उसके पहले दिन ईद का दिन और माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब का ऐलान 5 करोड़ छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति। कभी आपने सुना? कभी आपने नहीं सुना होगा। आजादी के बाद बहुत सारी सरकारें रही और जब से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी है तब से हम लोग बहुत नजदीक से देख रहे हैं। आप यकीन माने कि जितनी भी स्कीम है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की, आप जाके उसमें देखें, उसमें कहीं ना कहीं या तो आपकी अगर पढ़ाई छूट गई हो तो आपके लिए रोजगार का कोई ना कोई मुहैया कराने का साधन है। आप अगर लड़की हैं, आपको बेगम हजरत महल का जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, उसमें कितने लोगों को, कितनी बच्चियों को स्कॉलरशिप अब तक सरकार ने दिया है, उसको आप एक बार चेक करिए। ये मैं 2014 से 2019 की बात कर रहा हूं और यकीन मानिए कि ये सरकार, अगर इसके वजीर आजम ये कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, तो उसको जमीन पे उतारने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। कोई ऐसा नहीं है कि वो एक आंख से आपको एक तरीके से देख रहे हैं और दूसरे आंख से 2 तरीके से देख रहे हैं। वो दोनों तरफ से एक तरीके से देख रहे हैं और माइनॉरिटीज के जितने भी सेक्शन हैं, चाहे वो जैन हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन हम मुसलमानों की बार बार इसलिए बात करते हैं कि जो सबसे बड़ा तबका है वो मुसलमानों का है। आपकी एक बात मैं बताऊं, मैं उस पर तो कोई शक ही नहीं कर रहा। यासिर जिलानी साहब, हमारी नियत क्या हो? मेरा सवाल है ना, हमारी नियत क्या हो? हमारी नियत सुन लीजिए, हमारी नियत भी तो साफ हो ना। मदरसों को अगर इस पे एतराज हो जाएगा तो फिर
हुकूमत की ट्रांसपेरेंसी की कोशिश का तो यूं ही पलीता लग जाएगा। नहीं, आप एक बात समझिए कि अब देखिए इस तरह के युवा जब सामने आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि एक डायलॉग एस्टैब्लिश किया जाए, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा और उनके जो खदशात हैं उनको भी तो दूर कीजिए, उनको भी आप लोगों से कुछ खदशात है ना। के जितने प्रोग्राम्स हैं जी, आप आइए देखिए, आप मिनिस्टर साहब से मुलाकात करिए, उनसे पूछिए कि जनाब आपने ये वायदा किया है तो ये जमीन पे कैसे उतरेगा। मैं अगर एक मुस्लिम बाहुल इलाके ओखला में रहता हूं, ओखला की हालात यकीनी तौर पे जो तालीम से रिलेटेड है बेहद शानदार है। तालीम यासिर जिलानी साहब सुनिए ना, यासिर जिलानी साहब, जी, जदीदकारी को लेकर के तो आधुनिकीकरण को लेकर तो इतने 100 एतराज हैं, उसमें आप उनको ऑडिट कराने की बात को इतनी मजबूती से कह रहे हैं, कौन कराएगा? आपकी उस नियत पर तो उनको इतना शक है, तो इसमें तो वो जो इनकम के सोर्स वो आपको बता देंगे। नहीं, बताना पड़ेगा। देखिए ये अब चलेगा नहीं, ये जो ढुलमुल रवैये वाला सिस्टम था ये कांग्रेस के वक्त में 10 साल लोगों ने पीछे देखा है, उससे पहले भी सरकारों ने देखा है। उन्होंने जमीन पे कोई काम नहीं किया, बड़ी बड़ी बातें की, उर्दू एकेडमी तैयार कर दिया, उर्दू से कोई लेना देना नहीं। आपको बड़े बड़े सूबों में आप चले जाइए जहां पे सरकार बीजेपी की नहीं है, उर्दू के टीचर तक नहीं मिलेंगे। इसी दिल्ली रियासत के अंदर, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी भी है, इसलिए हम थोड़ा डिफरेंट वे में यहां के लिए बात करते हैं। यहां पे 672 अभी उर्दू टीचर की जरूरत है, जिसमें हमने एक दफा पहले बहस भी करी हुई है। नहीं है, सरकार नींद में सो रही है यहाँ की दिल्ली वाली। लेकिन यकीन माने कि हमारी कोशिश है, इस सरकार की कोशिश है। और मैं इन लोग आपके माध्यम से, हमारे साथ एक युवा साथी बैठे हुए मौलाना साहब कभी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी वो हमारे जो फैनेटिक और फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव करने लगते हैं। मैं बुरा नहीं मानता हूं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सरकार के साथ सीधे जुड़िए और आपके पास वक्त है, 1 साल जुड़ के देखिए। उसके बाद आपको लगता है कि जमीन पे अगर सही काम नहीं हो रहा है और पहले की सरकार की तरह सिर्फ वादे हैं, तो आपके पास हिम्मत है, ताकत है और बहुत मजबूत हैं आप अपने इरादों में, आप सवाल सरकार से कर सकते हैं। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं आपके माध्यम से इमरान साहब कि सरकार जो भी कह रही है वो जमीन पे उतार रही है। अभी आप तमाम, हमने पीछे 3-4 डिबेट में तमाम स्कीमों की बात करी है, 5 लाख रोजगार देने की बात उन लोगों को करी है, नई मंजिल में, उस्ताद में, नई रोशनी के अकॉर्डिंग, जो लोग बिल्कुल काम नहीं करते। पूरे हिंदुस्तान में 100 हुनर हाट लगाया जाएगा अलग अलग शहरों में। आप इसका रिएक्शन समझ रहे हैं कि जो उस्ताद हैं, जो घरों में, गलियों में, जो गांव में बैठे हुए हैं, जो बांस से ऐसे काम कर देते हैं कि आप समझ नहीं सकते, जो रस्सियों से काम कर देते हैं, ऐसी आर्ट बना के तैयार करते हैं, जो जापान, अमेरिका और लंदन तक उनकी मांग हो रही है कि उसको एक रास्ता हुनर हाट दे रहा है। आप हुनर हाट में जाके देखिए, जो वायदा किया है। अब बताइए, अगर कोई अच्छा उस्ताद है, कोई अच्छी चीजें बना रहा है अपने, उसके अंदर एक कुव्वत अल्लाह ने दी है, उसको मुजाहरा करने का उसको वक्त दिया जा रहा है, उसको मुजाहरा करने के साथ साथ उसको बिजनेस दिया जा रहा है, बड़े बड़े बायर्स को बुलाए जाते हैं हुनर हाट्स के अंदर। ये पहले के लोगों ने क्यों नहीं सोचा? जब हम इतनी चीजें मुहैया कराएंगे तो क्या हम आपसे ये सवाल नहीं कर सकते हैं कि आपके यहां जो पैसे आ रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाइए। तो यकीन, इसलिए अजहरी एक बात मैं और बताऊं कि हम क्यों ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मॉनिटरिंग तब हो कि भाई जो फीस मदरसों में आजकल बहुत ज्यादा प्राइवेट स्कूल की तरह हो रही है, फिर हम उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, हम जानते हैं कि जो 4% गरीब बच्चे हैं उनके पास खाने तक की नहीं है। से दिक्कत थोड़ी ना है उनको। और ट्रिपल टी का मामला मैं समझ रहा हूं, मैं इसलिए इंक्लूड करना चाह रहा हूं। लेकिन फिर भी ज़ियाई साहब को कुछ ऐतराज है आपकी बात पर। मैं जा रहा हूं उनके पास। ज़ियाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो दूर है ना, एतराज तो नीचे उनका स्वागत है, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में वो एतराज करेंगे तो मैं उनका भी हल निकालने की कोशिश करूंगा। इसी जगह आप बोलेंगे तो उनकी आवाज ही नहीं आएगी। मुझे दारुल का रिप्रेजेंटेटिव कहा, मैं आपको बता दूं, मैं उस मदरसे का रिप्रेजेंटेटिव हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव हूं जहां पर इल्म भी सिखाया जाता है और हुनर भी सिखाया जाता है। जैसे आपने कहा, इल्म हुनर फाउंडेशन का जिम्मेदार हूं मैं। हमारे मदरसे में यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है, उस मदरसे का मैं जिम्मेदार हूं। मैं उस मदरसे का जिम्मेदार हूं जहां पर बच्चों को स्किल के अंदर में उसकी तमाम यूटिलिटी के साथ उसको काम सिखाया जाता है, पढ़ाई भी सिखाई जाती है, हुनर भी सिखाया जाता है। मैं उस मदरसे का जिम्मेदार हूं। आप मुझे दारुल का रिप्रेजेंटेटिव कह करके इस तरीके से आप वो बैन ना करने की कोशिश करें या उसको दबाने की कोशिश ना करें। मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं कि मदरसे का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। मैं इत्तेफाक करता हूं इस बात से, और काम भी हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। ऑडिट भी करना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन
मदरसे पर उंगलियां उठा करके कि वो बहुत पैसे लेते हैं और बहुत पैसे लेकर के मदरसे में पढ़ाते हैं, इस तरीके की उंगलियां उठा करके मदरसे को बदनाम ना करें। एक बात। दूसरी बात आपको सुनिए तो नहीं, ये बदनाम नहीं कर रहा हूं, मैं जवाब ही लूंगा ना, आपसे लूंगा। मेन स्ट्रीम में जोड़ना चाह रहे हैं हम लोग मदरसों को। खान साहब आप बोलेंगे तो उनकी आवाज ही नहीं जी, उसके बाद जवाब बोलिए। तो इस सूरत को मदरसे में मदरसा यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है। पिछले 10 साल से आपने पूछा कि मदरसे में किस तरह तैयारी करवा रहे हैं आप, उसके खर्चात कहां से आपके पूरे हो रहे हैं? आपने कभी जहमत की कि स्किल के बारे में आप इतनी तालीमात अपने मदरसे में दे रहे हैं तो उनके बारे में आपके अखराजात क्या है, पशु पेश क्या है? आपने कभी दरियाफ्त किया? गवर्नमेंट के 10 सालों से 12 साल से हम ये काम कर रहे हैं, कभी आपने आकर के पूछा या गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने पूछा कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कमी हो रही है, आपको क्या परेशानी हो रही है? कभी किसी ने जानकारी ली? नहीं ली जनाब। मदरसा अपने तरीके से मुफक्किर भी देता है, मुहद्दिस भी देता है, महमार भी देता है, जर्नलिस्ट भी देता है। मदरसा यूपीएससी के लिए आईपीएस भी बनाता है, आईएएस भी बना के दे रहा है। अरे मदरसा ने तो आजादी दी है हमें। तो साहब इस तरीके से आप मदरसे को बदनाम क्यों कर रहे हैं? मदरसा आपके सपोर्ट में है, मदरसा मुल्क की तरक्की के लिए है, मदरसा किसी कम्युनिटी की तरक्की के लिए नहीं है। याद रखिए, मदरसा मुल्क की तरक्की के लिए कल भी था, मदरसा मुल्क की तरक्की के लिए आज भी है, मदरसा मुल्क की तरक्की के लिए कल भी रहेगा। लेकिन मदरसे को इस तरीके से पाबंदियां लगाकर, मदरसे को इस तरीके से कब्जे में लेकर, मतलब जय साहब देखिए, आप फिर वही उसी बात पर आ गए कि हमसे पूछताछ मत करो। मतलब आप एक तरफ तो कहते हैं आधुनिकीकरण होना चाहिए, आप हिसाब भी देने के लिए तैयार है, फिर आप कहते हैं कि जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके बारे में मत पूछो क्योंकि हम लोग तो ये काम कर रहे हैं। तो ये डबल बातें कैसे चलेंगी? मैं बता रहा हूं, इसलिए कहते हैं कि आप मदरसे के नाम पर तो बच्चों को दबाते हैं, लेकिन किसी दूसरे हिंदू तंजीम के जो ऑर्गेनाइजेशन चलती है उसको आप पूछने के लिए नहीं जाते। उनकी उस पे तो बात ही नहीं हो रही। देखिए अब आपने दूसरी दलील दे दी ना। आप अगर दलील अगर आपने ये दलील दे दी तो फिर मुझे शक हो रहा है कि फिर मतलब आप किसी मामले को छुपा रहे हैं। जैसे ही अगर हम दूसरे पर उंगली उठाना शुरू कर देते कि उनसे जाके पूछो वो भी तो ऐसा करें, तो फिर मामला हमारा गड़बड़ है। मेरा एक जवाब, हमारा मामला गड़बड़। मेरा एक 30 सेकंड का जवाब है। मदरसा कल भी सिस्टम के साथ था, मदरसा आज भी सिस्टम के साथ है। ये और बात है कि मदरसे के सिस्टम को आप लोगों ने बिगाड़ रखा है। ठीक है, वो हिंदुओं का देखने दीजिए। हम मुसलमानों की बात करने यहाँ बैठे हैं, हम अपने मदरसों की बात करने बैठे। देखिए इन्होंने एक बात कही कि बदनाम कौन कर रहा है? बदनाम ये लोग कर रहे हैं। बदनाम हम नहीं कर रहे हैं मौलाना, हम तो सवाल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार के साथ मदरसा जब कनेक्ट होगा तो उनके बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे। हम तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जितना इस बार वजीफा दिया और जिस तरीके से कोचिंग मुहैया करा रही है, सबको आप लगता है कि या तो आप आंकड़े लेके अपने तक रख लेते हो, अपने लोगों को बताते नहीं। लोगों को बताइए, अवाम को बताइए। वही तो कह रहे हैं, आप अवाम तक जाते नहीं है। हमने मदरसा के बारे में कभी सवाल नहीं किया। हमें जो भी प्लेटफॉर्म आप बदनाम कर रहे हैं, आप सोर्स ऑफ इनकम पूछ के बदनाम कर रहे हैं। इतिहास बताया हिंदुस्तान, आप बदनाम कर रहे हैं। 1857 से हमने मदरसे का इतिहास बताया। हाँ, लेकिन उन मदरसों को चलाने वाले, उन मदरसों को चलाने वाले खैरात और ज़कात खाने वाले नहीं है। उन मदरसों को चलाने वाले जिन्होंने देश को आजादी दिलाया, वो खैरात लूटने का काम नहीं करते, वो ज़कात लूटने का काम नहीं करते, वो हिंदुस्तान से बाहर से पैसे नहीं मंगाते, वो पैसे नहीं मंगाते, वो हक की बात करते थे, वो हक की बात करते थे, इंसाफ की बात करते थे और अपने कौम के फलाह और माबूद के बारे में सोचते थे। अपने बारे में, अपने घर को नहीं भरते थे, अपने यहाँ बड़े अदारे नहीं खोलते थे, अपने मदरसे के खुद मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनते थे, वो लोगों को बनाते थे। मैं उन मदरसों के लोगों को आज भी इज्जत देता हूं, कल भी इज्जत दूंगा और आने वाले वक्त तक देता रहूंगा। लेकिन उन लोगों को जिन लोगों ने हमेशा से सवाल के घेरे में ठीक है, उनसे सवाल करता रहूंगा। ठीक है, आपने सवाल उठाए। अब्दुल मोइद अज़हर साहब, देखिए दोनों को आप सुन रहे हैं। देखिए फिर यहां से एक बहस नई शुरू होती है। ज़ियाई साहब बहुत सारी चीजों के तो समर्थन में है, लेकिन आप देखिए ऑडिट को लेकर के या बहुत सारी ज्यादा पूछताछ होगी तो वो फिर वो नाराज हो जाते हैं। वो पुरानी बातें गिराने लगते हैं कि हमने कितना काम किया उसके बारे में हम कैसे बताएं कि हमने कितना कहां से पैसा लाया। लेकिन आप पैसे के बारे में पूछेंगे तो फिर वो दलील होगी कि दूसरी तंजीमों से भी तो पूछो, दूसरे मजहब के लोगों से भी तो पूछो। यहाँ पे मामला नहीं, देखिए यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया, आ रहा हूं ज़ियाई साहब आपके पास भी आ रहा हूं। ज़ियाई साहब ने एक साफ जुमला कहा था कि ऑडिट होनी चाहिए रिपोर्ट की, तो वो उन्होंने इस बात की जो है वो हिमायत की है। बहरहाल मेरा असल में एक सवाल नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक जो हालात हाजरा अभी हैं फिलहाल, मैं इससे पहले हुकूमत यानी कि 2004 ही की हुकूमत में हमारे जो अक़लियती क्या कहते हैं वज़ीर हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, एक प्रोग्राम में मैं भी इत्तेफाक से शामिल था। उनसे मैंने सवाल किया था, उन्होंने बहुत सारी स्कीम बताई थी
और पिछले दौर में जिस तरीके से मुसलमानों का इस्तेहसाल कह लीजिए, उनको जेलों में डालना कह लीजिए, या जिस तरीके से भी हालात बने हुए थे, उससे वो बता रहे थे कि बेहतर हुआ है। मैंने उनसे एक सवाल किया था कि मुझे खास तौर से, जैसे कि मैंने जो नज़रिया देखा है या जो मैं देख रहा हूँ आज के हालात को, मुझे सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं है। सरकार जो स्कीम लाती है, अक़लियतों के लिए लाती है, मुसलमानों के लिए लाती है, अल्पसंख्यक के लिए लाती है, कोई सवाल नहीं। बस एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि स्कीम और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में एक अजीब सा माहौल है। वो माहौल ये है कि मिसाल के तौर पर दिल्ली में किसी का सिलेक्शन होता है, एक यूपी का लड़का या बिहार का लड़का है, और दिल्ली में मरकजी हुकूमत के जरिए या क्या कहते हैं अक़लियती वजारत के जरिए से उसको कोई स्कीम मिल जाती है। लेकिन दिल्ली से, बिहार से दिल्ली आने के बीच का जो रास्ता तय होना है, वो जो इनसिक्योरिटी फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। अच्छा, इनसिक्योरिटी के मामले में भी मैं ये नहीं कह सकता, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी के जुमले में या मोदी जी के ने पहले ही दिन, अभी यासिर भाई बता रहे थे, पहले ही दिन उन्होंने एक नया जुमला जोड़ा था जो बहुत कुछ कह गया। सबका साथ और सबका विकास के बाद जो सबका विश्वास था, उस सबका विश्वास ने बहुत कुछ कहा है। अब उसको सब लोगों को समझने की जरूरत है। यहां तक कि मैं तो कहूंगा हुकूमत को भी फिर से इस पर समझ करके उसे। तो मैं ये सवाल लेकर जल्दी से ज़ियाई साहब के पास चले जाता हूं। एक बार सर, नहीं मेरे पास वक्त नहीं है। ज़ियाई साहब, मतलब विश्वास नहीं है क्या? इमरान साहब, सबका साथ सबका विकास तो दिख रहा है, पर विश्वास नहीं है क्या? जल्दी बोल दीजिए, बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि इन तमाम स्कीमों के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हुकूमत के इन मंशा को अमली इकदाम न पहनाने की उनकी अपनी ही टीम के लोग जो क्या कहते हैं इकदामात कर रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं, या कुछ इस तरह की उनकी टीम के शख्स आपके साथ बैठे हुए हैं। मैं इनकी बात नहीं, तो वो लगातार जो है उनकी टीम क्या है, उनकी टीम के लोग ये बैठे हुए हैं जो लगातार सख्ती से, अगर ये हल हो जाता है जब सवाल उठाएंगे तो उनका जवाब के लेवल। चलिए ज़ियाई साहब, सबका साथ सबका विकास तो पसंद है, विश्वास को लेकर क्या दिक्कत है सर? के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। मुसलमानों ने वोट दिया है मोदी जी को, उनके ऊपर विश्वास जताया है। 28% मुसलमानों ने वोटिंग की है मोदी जी के लिए, और मैं समझता हूं कि इन पर पूरा विश्वास है। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसा कि बजरी साहब कह रहे थे, कुछ लोग हैं, लेकिन हम कुछ लोगों पर भी नहीं जाना चाहते। हम तो ये जानते हैं कि हमें विश्वास है और आने वाले दिनों में और भी विश्वास रहेगा। लेकिन इस बारे में हमारे यासिर जिलानी साहब को सोचना पड़ेगा कि आप बात करते हैं पैसे की, आप बात करते हैं चीजों की। आप ये बताइए, FCRA में जो पैसे आते हैं क्या गवर्नमेंट को इत्तला नहीं रहती है? ATG के तहत जो पैसे आते हैं क्या गवर्नमेंट के पास इत्तला नहीं रहती? जब आपके पास इत्तला है तो आप किस तरीके से आप क्यों उठा रहे हैं? अब बोल दीजिए आप आपका सवाल उठाया ऐसे जल्दी से जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त कम है। अच्छा छोड़िए वो, मैं इनकी बात का जवाब सिर्फ इसलिए देना चाहता हूं कि मुझे यकीन क्यों है और भारत के लोग क्यों यकीन करें। मनमोहन सरकार 2013-14 3511 करोड़ रुपया जो रकम था माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का, उसके बाद मैं बता देता हूं नरेंद्र मोदी सरकार 2014-15 3711 करोड़, नरेंद्र मोदी सरकार 15-16 3713 करोड़, नरेंद्र मोदी सरकार 16-17 3800 करोड़, नरेंद्र मोदी सरकार 17-18 4194 करोड़, नरेंद्र मोदी सरकार 2018-19 4700 करोड़ रुपए सिर्फ माइनॉरिटीज को दिए गए हैं। आपको जानकारी लेनी चाहिए। सच्चर कमेटी की 1-2-3 लाइनें आप सब हमने बहुत बहस करी है, लेकिन मैं बता दूं देश में 6 से 14 साल के 25% मुस्लिम बच्चे स्कूल नहीं गए, ये सच्चर कमेटी कहती है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में प्रति 25 छात्रों में सिर्फ एक मुसलमान, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रति 50 छात्रों में सिर्फ एक मुसलमान, IAS अधिकारियों में सिर्फ 3% मुसलमान, IPS अधिकारियों में सिर्फ 4% मुसलमान, IFS अधिकारियों में सिर्फ 1.8% मुसलमान, IRS अधिकारियों में सिर्फ 4.5% मुसलमान 2014 तक का। यानी उन्होंने जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो 2008-9 पे टेबल में आई थी, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी। मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए सरकार ने सोचना नहीं था, उन्हें वोट बैंक की तरह दिखाई दिया, इसलिए सच्चर कमेटी लागू नहीं करी। मेरा कहने का मतलब यह है यहां पे मौलाना ज़ियाई साहब कि यकीन कीजिए इस सरकार पे, आप यकीन करेंगे कि आप बहुत बड़े फॉलोअर्स के मालिक हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं। उन तक बताइए, उनसे कहिए कि जो लोग स्कीम में नहीं जुड़े हैं वो जुड़े और फिर सवाल करें। आप देखिए, सिर्फ मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव इसलिए कहा था कि आप उनकी बात कर रहे थे, आप अपनी बात नहीं कर रहे थे। तो कम से कम
पूरे पाकिस्तान से कांग्रेस का इसलिए सफाया हो चुका है ऑलरेडी, यकीन जताया है। ये आपने 50 डिबेट में मेरे सामने कहा है, लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा कि जो चीजें हम लोग बता रहे हैं वो आवाम को बताइए। आप मुंबई में रहते हैं, वहां के लोगों को बताइए, जाके वहां के अपने कौम में जाके बताइए कि वो लोग सरकार के साथ जुड़ के क्या कर सकते हैं, उनको उनका समाज में कैसे उत्थान हो सकता है, वो समाज में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे वजीफा मिल सकता है, ये सरकार करेगी। जानते हैं कि हुकूमत से किस तरीके से काम किया जाता है और किस तरीके से हुकूमत से लोग मोहब्बत करने लगे हैं आपसे, इसलिए कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम का सही बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे और हुकूमत से मोहब्बत करने लगे, ये बहुत अच्छी बात है। जी चलिए, बहुत 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 शुक्रिया ज़ियाई साहब, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो ये चर्चा बहुत गंभीर है और इस पर और बात होनी चाहिए, सोर्स बताए जाने चाहिए। ये बात उत्तराखंड से शुरू हुई है और इसको बहस का मौजू बनाए रखना चाहिए, बातचीत इस पर होनी चाहिए कि हिंदुस्तान भर में मदरसों पर इसे नाफिज किया जाए या नहीं, और करना चाहिए। अगर होता है तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, बच्चों के लिए और बेहतर हो पाएगा। ये भी पता लग पाएगा कि जो पैसा आता है उसका वाकई सही इस्तेमाल हो भी पा रहा है या नहीं, या कुछ खास लोगों की दुकानदारी चल रही है, कुछ खास लोग ही अमीर होते जा रहे हैं। बहुत सारे सोर्स हैं मदरसों के पैसे के, उस पर बात होनी चाहिए और सख्ती से बात होनी चाहिए। और शायद यही एक काविश है उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड की, और इसको हिंदुस्तान पर भी नाफिज करना चाहिए। एक बहस का मौजू है, इस पर आपके विचार भी जी सलाम के पेज पर हमें मिलते रहने चाहिए। लगातार जी सलाम का फेसबुक पेज आपकी वजह से बहुत मकबूल होता जा रहा है, और लगातार जब हम इस तरह के लाइव शो डालते हैं उसमें, तो आपकी जो रिस्पॉन्स आता है, जो आपकी बातें आती हैं, वो काबिल गौर होती हैं। और इस तरह से अपनी बातें रखिए और दिलो दिमाग खोल करके, दिमाग की और दरवाजे खिड़कियां खोल करके सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और ये हुकूमत यकीन मानिए विश्वास को बढ़ाने की कोशिश में आगे है, बस विश्वास करने की, यकीन करने की जरूरत है। देखते रहिए जी सलाम।